नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में आज बात बीएसपी की। बहुजन समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। मायावती का क्या मास्टर स्ट्रोक, क्या मास्टर प्लान है अब अपना जनाधार एक बार फिर से बढ़ाने के लिए? जिस मायावती पर आरोप लगते हैं बहन जी पर कि वो बी टीम बीजेपी के रूप में काम कर रही है, वो अब कैसे कम बैक कर पाएगी उत्तर प्रदेश की सियासत में? समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, सैयद काशिम जी वरिष्ठ पत्रकार और अजीत नाहर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम सवालों के बीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत नाहर जी जुड़े तब तक उत्तरकाल के वो सवाल जो इस वक्त बीएसपी के आसपास इर्द गिर्द घिरे हुए हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश। क्या 2027 चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई हैं मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की? लगातार बीएसपी की मुखिया बनी रही, चुनाव से पहले यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कमबैक कर पाएगी 2027 के विधानसभा में मायावती और उनकी पार्टी? सवाल ये है, क्या 2027 की तैयारी में जुटी मायावती का प्लान क्या है, किस तरह की तैयारी कर रही है और चुनाव से पहले अपना जनाधार बढ़ाने का कौन सा फॉर्मूला लेकर आई है मायावती अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के बीच जाने के लिए? ये सवाल है जिनका जवाब ढूंढेंगे। शुरुआत प्रमोद गोस्वामी जी आपसे करते हैं। लंबा समय आपने उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से देखा है, मायावती को उगते हुए और शिखर पर पहुंचते हुए, और आज नेपथ्य में भी आप देख रहे हैं वापसी। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वापसी क्या मुमकिन है आज की परिस्थिति को देखते हुए? मीना जी, देखिए राजनीति में कुछ भी प्रोडक्शन करना पहले से बहुत मुश्किल है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है अगर उस पर गौर किया जाए तो उसमें मायावती जी अभी नेपथ्य में हैं और जो स्थितियां हैं उससे नेपथ्य से बाहर आने में मुझे संशय नजर आता है। उसके कई वजहें हैं, कई कारण हैं। एक तो उनके पास जो एक पिछड़ों की, दलितों की उनके पास जो एक टीम थी, अब वो मूथरी टीम उनके पास है। जो ऐसे थे जिनका कुछ जनाधार था, जिनकी अपनी पकड़ थी, वो पार्टी से लगभग अधिकांश बाहर हो चुके हैं, निकाला जा चुका है। कल ही एक समाजवादी पार्टी में दद्दू जी चले गए जो इनके बसपा में थे, तो उनके यहाँ से पलायन का जो दौर चल रहा है, वहां से जो ऐसे जिनके अपने क्षेत्र में जिनका अपना थोड़ा वजूद है, वो लोग अब वहां क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हेलो। जी जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। प्रमोद गोस्वामी जी वापस जुड़े तब तक सैयद काशिम जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद जी। हाँ, तो वो मुझे लग रहा है कि अभी वो हालात तो नहीं। अब जैसे उन्होंने अभी मुझे तो ये जो उन्होंने एक अंबेडकर जयंती 14 को होने को है, वहां पर वो हमेशा मैंने देखा है उसको रहते हुए कवर भी किया है, तो उसमें बड़ी लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। उसमें न केवल दलित समाज के बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग भी उसमें काफी संख्या में आया करते थे। लेकिन अब उनकी इधर आप लगभग एक 5 साल में देख लें तो उसमें बड़ा उनका जो जनाधार है उसमें गिरावट सीधी सीधी दिखाई दे रही है। ये कहने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि जो उन्होंने अभी जो आपने कहा कि वो उसको जनाधार को बढ़ाने के लिए कवायद कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत सार्थक प्रयास हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो उससे नेपथ्य से बाहर आने की छटपटाहट तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके कोई सार्थक मतलब परिणाम दिखाई दे, वो ऐसी रणनीति दिखाई नहीं देती है मुझे। बाकी जी वक्त आएगा तब पता लगेगा। अभी उन्होंने जो ये बात कह दी है कि मीटिंग में अपने परिवार को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये तो मतलब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हो सकता है हमारे और साथी लोग बैठे हैं इस पर वो रोशनी डालें।
भाई अगर मैं जुड़ा हूँ समाजवादी पार्टी से, बसपा से, भाजपा से, कांग्रेस से, तो मेरा परिवार जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय चलन जो है, उसमें वो अधिकांश लोग उसी मानसिकता से रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो प्रमोद जी, परिवार को लाने प्रमोद जी, आजकल क्या हो गया है कि वो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो परिवेश में ऐसा होता था, वो अब ट्रेंड बदल रहा है। आजकल परिवार में 4 लोग 4 विचारधारा के हैं और अलग-अलग वोट भी देने जाते हैं। क्या मायावती ने नहीं इस बात को समझ लिया है? नहीं मीना जी, मैं बिल्कुल, मैं आपकी बात से, इस बात से आधी तरीके से सहमत हूँ, आधी तरीके से इसलिए नहीं हूँ, उसको तर्क के साथ कह रहा हूँ। अभी बाकी अन्य लोगों को देख लें, लेकिन जो दलित समाज है वो अभी भी इंटैक्ट है। उसमें वो बदलाव नहीं आया है कि वो एक ही परिवार के 4 जगह बिखरे हों। ऐसा मैंने देखा है, और ऐसा मैंने जब कवर किया हूँ या गया हूँ उसको, वहां के उस समाज के बीच में, तो वहां मुझे ऐसा देखने को मिला, या ऐसा मेरी अपनी समझ है। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन अभी उस समाज में, जिस समाज का ये वहां तक नेतृत्व नहीं करती है। पहुंचा है, वहां तक नहीं जी पहुंचा है अभी तक। जी जी और ये जी जी प्रयास बहन मायावती कर रही हैं कि वो अब वहां तक पहुंच के घर के हर कोने में पहुंचने की कोशिश, नेपथ्य से बाहर आने की कोशिश है या मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है सैयद काशिम जी। मीना जी शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि प्रमोद जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनको मेरे साथ उनका खूब बैठना हुआ है। हम लोग शायद सैकड़ों डिबेट्स में हम लोग साथ हुए हैं। थोड़ी सी चीजें कुछ बहुजन समाज पार्टी के बारे में थोड़ा अलग है नजरिया मेरा। बहुजन समाज पार्टी को आम पॉलिटिकल पार्टी की तरह देखने के बाद जो है, अगर आप देखना चाहें तो बहुजन समाज पार्टी समझ में नहीं आती। उनकी न शैली समझ में आती है, न उनका तरीका समझ में आता है, न उनका सिस्टम समझ में आता है। अब जैसे उन्होंने कहा कि परिवार के साथ आइए, आम आम पॉलिटिकल आदमी की समझ में ये बात नहीं आएगी। लेकिन जब वो उनके कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, उनके पार्टी के अंदर के लोगों से बात कीजिए जो किसी से बात नहीं करते हैं, अगर वहां पे आपकी पैठ है, पहुंच है, तब वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि अब जैसे हमारा बेटा है और वो कैडराइज नहीं है, तो वो मीटिंग में आएगा तो कैडर जानेगा। और बहुजन समाज पार्टी में आज तक, अगर होता नहीं कि मरने के बाद 100 दूर, बसपा मरने के बाद भी 10% के आसपास खेल रही है। तो ये इस वजह से है कि उनका वोटर कैडराइज है। वो उसके, जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा कि ऐसा बसपा वालों में नहीं देखा गया कि वो जहां पे होता है पूरा पूरा परिवार एक ही तरफ जाता है, और पूरा पूरा परिवार क्या, पूरा पूरा समाज जाता है। लेकिन ये भी सच है कि बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये जो दौर चल रहा है, इसमें सीधे सीधे बायपोलर मामला है। इसमें कोई तीसरी शक्ति जो है उसको अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है तो दूसरे को खाना पड़ता। तो अगर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को खाने की पोजीशन में आ जाती है, तब तो उनका जो भी करने का तरीका है, जो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए भाईचारा बनाया, जो उन्होंने 2007 में बनाया था, सरकार बना ली थी उस भाईचारे के बुनियाद पे, या दूसरी चीजें करने का जो उनका प्रयास है, ये सफल तभी होगा जब इस प्रयास में लोग शामिल होंगे। जिले के भाईचारा कमेटी का कोई बना दिया गया कि भाई साहब ये प्रभारी हैं, और विधानसभा के प्रभारी जो हैं दूसरे भाईचारा के हैं, लेकिन उनकी वो पॉलिटिकल हैसियत नहीं है कि वो जिले में खड़े हों तो लोग उनको देखें और रुक जाएं और प्रणाम या जयराम या नमस्कार कुछ करें। तो इस हैसियत का व्यक्ति, अब राजनीति जो है, पिछले 20 सालों में राजनीति का ट्रेंड बहुत बदला है। मायावती आज भी काशीराम की तरह से राजनीति करती हैं, वही उनका अंदाज होता है। 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे के उनका जो मीटिंग भी होती है वो भी कैडर मीटिंग होती है, उसमें पूरा कैडर के हम थे तो हमने ये किया था। थे और होगा, दोनों में बड़ा अंतर है मीना जी। मैं बस बसपा को पिछले 85 से, जब बीएसपी बनी है 14 अप्रैल 1984 में, 85-86 में वीर अर्जुन दिल्ली में था, मैं तब से बहुजन समाज पार्टी को कवर कर रहा हूँ। 89 के बाद तो मेरी पीठ रही है। तो मैंने बीएसपी के हर उस एंगल को अंदर से बाहर तक देखा है जो शायद दूसरे लोगों को मुश्किल होता है वहां तक पहुंचने में, क्योंकि वो दौर ऐसा था, वीपी सिंह का जमाना था, मंडल कमीशन आया था। और आप जानते हैं कि जर्नलिस्ट को बीट वही प्यारी लगती है जिस बीट में कुछ रहता है। बीएसपी की बीट में कल भी चाय नहीं मिलती थी, आज भी चाय नहीं मिलती है। तो जहां चाय और बिस्कुट ना मिले वहां पर क्या कवर करने जाना, हम लोग का एक मिजाज था, हम दिल्ली में रहते थे, यही करते थे, ये एक सच्चाई है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो आज का ढांचा है, जो उनका तरीका है, कोऑर्डिनेटर सिस्टम नहीं चेंज हुआ है, बसपा का जो तरीका था वही है।
मायावती मंडल समीक्षा में नहीं जा रही है, मायावती घर ही में लोगों से मिल रही है। वन वे कम्युनिकेशन है, जिससे वो मिलना चाहेंगी वही मिलेगा। वो खुद अगर मिलना चाहे प्रमोद गोस्वामी या सैयद कासिम या मीना मिलना चाहे तो मीना जी के मिलने के लिए वो नहीं मिल सकती है। अगर वो मीना जी से मिलना चाहती है तभी उनका कॉल आएगा। राजनीति में वन वे नहीं चलता। और दूसरी चीज बिल्कुल। ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक तीसरी आंख होती है, जिसका डर लगा होता है कि साहब ये जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो उसको एक डर लगा होता है कि प्रचारक हमारी शिकायत कर देगा, हमारा भ्रष्टाचार या हमारी नेगलेंसी जो है ये इसकी शिकायत ऊपर तक जा सकती है, क्योंकि ये जो फला कार्यालय में व्यक्ति काम करता है ये आरएसएस का बहुत ही खास है और ये लगता है कि इसकी तो ये बसपा में था। जब बहुजन समाज पार्टी में बामसेफ हुआ करती थी काशीराम के जमाने में, बामसेफ का काम ही यही था। कोई बैंक का मैनेजर है तो कोई क्या कहते हैं ब्लॉक का चपरासी और बामसेफ का ताकतवर आदमी हुआ करता था, वो अपना चिट्ठी लिख के या साइकिल उठा के जाके बता दिया करता था। अब ऐसा नहीं है। अब बामसेफ का भी जो रोल है वो जिला कोऑर्डिनेटर या स्टेट कोऑर्डिनेटर या मंडल कोऑर्डिनेटर्स जो है बामसेफ की मीटिंग बुलाते हैं, और बामसेफ वाले जो 1,50,000 70,000 4 लाख 5 लाख सैलरी पा रहे हैं वो कोऑर्डिनेटर से बात नहीं करना, वो चाहते हैं कि मायावती से हमारी मुलाकात। अगर हमें कुछ बताना है तो हम मायावती को बताएं, क्योंकि इन्हीं की शिकायत आगे कैसे की जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना तो लोग चाहते हैं। नेताओं की मैं बात करूं, बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जो बसपा में, आज दद्दू प्रसाद गए। सर दद्दू प्रसाद को मैं उतनी अहमियत इसलिए नहीं देता हूं कि दद्दू प्रसाद की ज्वाइनिंग इससे पहले समाजवादी पार्टी में हुई थी, टिकट नहीं मिला, फिर छोड़ के गए, फिर वो जो मेश्राम की पार्टी है उसमें गए, फिर आजाद दल गए, उनकी मेश्राम की पार्टी से जमानत जब्त हुई। उनका आना कितना शिवकाश को असर करेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुर्मी पे उसका रिएक्शन होगा ये तो सब कह सकते हैं जो भी हमारे पैनल में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्टेट में, जैसे ममता अगर है बंगाल में, तो अगर कांग्रेस पूरी कोशिश भी कर लेती है तो वहां उसकी जगह नहीं बन पाती है, क्योंकि ममता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डिवीजन हो जाए। बिहार में अगर लालू विपक्ष में है तो कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी की जगह नहीं बन पाती है। हरियाणा में आपने देखा कि वहां पर चौटाला जैसी पार्टी एकदम खत्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस थी और कांग्रेस को लोगों ने सोचा कि भाई ये मजबूती से लड़ेगा। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 में अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं बायपोलर है। हालांकि अखिलेश यादव में वो खुद लोग उनके पास जा रहे हैं, अखिलेश ने कोई प्रयास नहीं किया कोई उनके पास जाए, क्योंकि उनको लगता है जैसे 2022 में उनको लग रहा था कि हमारी सरकार आ रही है, तो उनको ये लगता है कि 27 हमारा है। तो वो स्थिति से अखिलेश को पहले निकालने, फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से वोट निकाल के लाना पड़ेगा। भाजपा के पास जो वोट है उसमें आप कितना भी वोट इकट्ठा कर लिए भाजपा नहीं हारती। तो इतना वोट भाजपा से कोई निकाल के लाएगा तो बहुजन समाज पार्टी ऐसा कर तो सकती है। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में जाना नहीं चाहता है, भारतीय जनता पार्टी से अगर वो रुष्ट भी है संतुष्ट भी है तो वो भाजपा में रुका हुआ है, लेकिन बसपा में जा सकता है। लेकिन कब जा सकता है? जब उसके साथ मुस्लिम आए, ओबीसी आए, बड़े नेता की ज्वाइनिंग हो। मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का कागज पे काम बहुत अच्छा है, जमीन पे मीना जी मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। जी, लेकिन जमीन पर मजबूत होना ही सबसे बड़ी जरूरत है। जो जमीन पर कमजोर हुआ है वो सत्ता से कैसे दूर हुआ है, इतिहास गवाह है इस बात का। अजीत नाहर जी, सवाल ये है कि इस वक्त मायावती एक तरफ परिवारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अपनी जमीन को कमजोर कर चुकी है। जी देखिए, परिवार को जोड़ने की कोशिश, एक अपनी कोशिशें तो होती है, अपने अपने प्रयास होते हैं, एक नए तरीके खोजे जाते हैं। तो मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो है, उन्हें ऐसा लगता है शायद कि बसपा का सुप्रीमो होना एक सूबे का सुप्रीमो है, देश का सुप्रीमो है। तो मुझको ऐसा लगता है 5, 7, 10 सालों से उन्हें ऐसा ही फीलिंग आ रहा है कि बसपा का सुप्रीमो होना मतलब देश का सुप्रीमो है, क्योंकि बसपा को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास हुए नहीं है। पिछले आप 5, 7, 8 सालों में देखेंगे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने कोई खास कार्य किया हो। हाँ, उनका वोट परसेंटेज बिल्कुल फिक्स है, 8, 10, 12% जो उनके वोट आते हैं वो तो आते ही हैं, बट वो उतना इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी हावी है कि शायद समाजवादी पार्टी के लिए अकेले उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीजों को देखते हुए सेंट्रल में मोदी जी का जो पावर है, ये सब जो संगठन के इनके पावर है भाजपा के, उसके सामने बसपा की चुनौतियां मुझको लगता है बहुत छोटी है, बहुत कम है, और उन्हें काफी आगे जाना होगा। तो वो प्रयास नाकाफी दिखते हैं मुझे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं दिखने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बोल दीजिए,
या एक एक्टिविटी चल रही है छोटी मोटी, जैसे होता है ना सरकारी प्रयास होते हैं, आउटपुट क्या आएगा नहीं पता, तो इस प्रकार से मुझको नहीं लगता कि कोई आउटपुट बहुत बड़ा आने वाला है इन सब चीजों से। और रही बात कैडर को जोड़ने के लिए संगठन को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, और बसपा के पास तो काफी समय था, वो तो सरकार में है नहीं पिछले काफी समय से, ना सेंट्रल में ना स्टेट में, तो उसके पास काफी समय था, अपने संगठन पर वो काफी कार्य करते हैं, तो वो प्रयास उनके बिल्कुल नजर नहीं आते जैसे दूसरी पार्टियां कर रही है। अखिलेश जिस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, या राहुल गांधी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनके प्रयास दिखते भी और कहीं कहीं रिजल्ट भी लेकर के आते हैं, बट बसपा के पास कोई रिजल्ट कहीं पर भी नहीं है। पूरे देश में जहाँ इक्का दुक्का सीट आती थी वो भी इनके पास से खो चुकी है, तो आप देखिए कि कोई प्रयास नहीं नजर आ रहे हैं। और मुझको नहीं लगता कि इस प्रकार से परिवारों को बुलाने से, क्योंकि आज के समय में सारे परिवार में सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो चुके हैं, तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने पार्टियों को चुनते हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं उनकी, उसका सम्मान है हर परिवार में। अब तो वो चीजें भी नहीं रह गई कि एक पूरा परिवार या पूरा कुनबा एक साथ वोट देगा एक पार्टी को, तो वो चीजें बदल चुकी है। तो मुझको नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इन्हें कुछ और प्रयास करने चाहिए, इन्हें नए लोगों को जुड़ना चाहिए, नई जनरेशन को अपने साथ में लाना चाहिए, लीडर्स को आगे लाना चाहिए, नहीं तो और भी कई सारी बहुजन समाज के नाम पर काफी सारी पार्टियां तो बन चुकी, चंद्रशेखर जी उसमें से एक ही बीमार भी काफी प्रयास छोटे बड़े बाकी दूसरे लोग राजनेता भी कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी उसमें एक नाम है। लेकिन एक बात पर सभी पैनल के जितने भी मेहमान हैं, तीनों वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार जो अपने उत्तर प्रदेश पर कड़ी पैनी नजर रखते हैं, एक बात पर तीनों की सहमति है, और वो ये कि मायावती आज की तारीख में जमीन पर नजर नहीं आती है उनकी पार्टी, और दूसरी उनका जो प्रयास है, ये प्रयास भी कोई ठोस कदम के रूप में नहीं दिख रहा है। यानी कि एक बुद्धिजीवी वर्ग या कुछ राजनीति की समझ रखने वाले, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले, करीब से राजनीति को देखने वाले लोग जानते हैं या कहते हैं या ऐसे आरोप लगते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन आम आदमी इस बात को नहीं समझता है। खास करके जो बहन मायावती जी का जो पूरा का पूरा फैन फॉलोइंग है, दलित समाज है, इसीलिए आज इतनी खराब स्थिति होने के बाद भी एक फिक्स वोट ऑफ परसेंटेज जो है करीब 8 से 10 के बीच में, वो उनके साथ बना हुआ है। प्रमोद गोस्वामी जी, क्या ये वोट बैंक जो उनका है फिक्स वाला, और जिसमें इजाफा 2%, 2.5%, 4%, 5% अगर वो कर पाती हैं, सवाल ये है कि क्या ये जो दलित समाज है ये इस बात को समझ रहा है कि उनके प्रयास कितने दिखाने के हैं और कितने जेन्युइन है, वो समझ पाएगा इसको? मीना जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और हमारे सारे साथियों ने भी ये बात कही कि वो उस ढंग के प्रयास नहीं है, इसलिए वो समाज जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा। और जो 8% का है उसको भी ये बात अब समझ में आ गई है कि ऐसा मुझे लगता है कि अब मायावती जी जो उनके लड़ने का, राजनीतिक तौर पर लड़ने का या समाज के प्रति अपनी बात को बड़ा पुख्ता तरीके से उठाने का या उस पर रिएक्शन देने का, वो चीज नहीं रह गई। तो वो उनका समाज भी अब धीरे धीरे जो 20-22%, 21% था, वो घट के 8-9% पे आके सिमट गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें सेंधमारी की है और समाजवादी पार्टी ने भी की है। अब सबसे बड़ी दिक्कत इस समय अगर आप वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देखें तो कांग्रेस जो थोड़ा सा एक उठ के आई है या वो एक प्रयास कर रही है कि हम अपनी खोई हुई जमीन मजबूत करें, तो वो भी दलितों पर अपनी पूरी निगाह लगाए हुए है। ऐसी स्थिति में मायावती के लिए चौतरफा चुनौतियां हैं, तो वो ये नहीं समझ पा रही कि हमको क्या करें। और जो बात आपने कही कि बी टीम, निश्चित रूप से भले ही राजनीतिक गलियारों में हम लोगों के बीच में चीजें स्पष्ट हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम लोगों के बीच में, अब नीचे भी ये रूट लेवल पर भी चली गई हैं कि मायावती जो है वो जो उनके अपने मसाइल से, उनके मुकदमे हैं, उनके ऊपर जो आय से अधिक की चीजें हैं, वो सब चीजें हैं, वो केंद्र की सरकार जो डबल इंजन है वो उसके दबाव में है। और यही कारण है कि वो ना तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है कि मुसलमान भी लग जाएगा, और ना ही वो इंडिया के साथ जा रही हैं।
ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है वो निर्णय की स्थिति में मायावती का या बसपा का हो रहा है। मैं कासिम साहब की एक बात कासिम साहब ने कही, मैं और समझना भी चाहूंगा। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि काशीराम जी के तर्ज पर चल रही है मायावती। ऐसा शायद मैं समझता हूं कि काशीराम जी जब DS4 रहा, जब ये रहा, तो ये साइकिल से गांव-गांव जाते थे काशीराम जी, और ये वहां के लोगों से, अपने समाज के लोगों को, जब इन्होंने DS4 और बामसेब वगैरह को जब स्थापित किया था, तो मुझे चूंकि कासिम साहब ने बहुत नजदीक से देखा है और कवर किया है, लेकिन मेरा उतना मैंने नहीं किया है जितना कासिम साहब का अनुभव है। लेकिन मायावती के साथ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो घर से बाहर निकले, कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलती हैं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो अभी हमारे प्रवक्ता जी ने इससे पहले कहा कि जो सुप्रीमो का उनके ऊपर जो एक ताज रखा हुआ है, वो सुप्रीमो, अब वो राजनीति का दौर गया जब सुप्रीमो वाला दौर था कि ये मतलब जो है इसका सुप्रीमो है तो नीचे के सारे लोग जो है, जो रजवाड़े की प्रथा मान लीजिए, एक प्रकार से उसको कह लीजिए, अब वो रजवाड़े की प्रथा गई, राजनीति में सुप्रीमो का भाव खत्म हो गया है। तो अब उन्हें सुप्रीमो से बाहर आना पड़ेगा, और वो सुप्रीमो से बाहर आके लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से सीधा तादाद स्थापित करना पड़ेगा, समाज के गांव में वहां इनको जाना पड़ेगा, बहुत फ्रिक्वेंटली न जाएं, लेकिन ये संदेश देने के लिए तो कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे, उससे तो शायद कुछ राहत मिले। दूसरी स्थिति है कि जो राजनीति में बदलाव आ गया है, ऐसी राजनीति में जो इनके साथ एक मुस्लिम समाज भी जुड़ा हुआ था, वो पूरी तरीके से अब एकदम एक तरफा हो गया है। अब वो बटेगा नहीं, ये कि कांग्रेस में जाए, सपा। जी, सैयद कासिम जी के पास वापस जाऊंगी। सैयद कासिम जी, नेटवर्क की परेशानी है, प्रमोद गोस्वामी चुके हैं आप। कासिम साहब, सवाल ये है कि मायावती के पास इधर इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, लेकिन दोनों तरफ जो नहीं स्थिति जाना है समाजवादी पार्टी के, सैयद कासिम जी के पास जा रही हूँ मैं। प्रमोद जी प्लीज, इधर कुआं इधर खाई, ऐसी स्थिति दिख रही है आपको मायावती की? नहीं मीना जी, मुझे मायावती के ना तो कोई कुआं है ना तो कोई खाई है। मायावती की निष्क्रियता जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति में है। मैं पिछले 10 साल से मायावती बिल्कुल निष्क्रिय है। चुनाव आप याद कीजिए, 17 में जितना समाजवादी पार्टी को वोट मिला था उतना ही बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला। 19 के आसपास दोनों पार्टियों का वोट था, विधायक समाजवादी पार्टी के ज्यादा थे और बहुजन समाज पार्टी के 19 के आसपास थे। लेकिन उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी का वोट गिरता जा रहा है और समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट जहां पे था वहीं पे है, उसमें किसी तरह की ना गिरावट है ना कोई बढ़ोतरी है। इस चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है घटा नहीं, समाजवादी पार्टी वोट का वोट जो है जो कांग्रेस के साथ आने के बाद बढ़ गया, तो इंडिया गठबंधन की वजह से हुआ। मायावती की राजनीति का की जो शैली, जैसा प्रमोद जी ने कहा कि मायावती, इसलिए मैंने कहा कि वो आज भी, जैसे काशीराम घंटे 1.5 घंटे का भाषण देते थे, कैडर करते थे, बैठक बुलाती हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे लोगों को संबोधित करती हैं और पूरा कैडर उनको दे देती हैं। तो अब वो जमाना नहीं है कि आपका 1.5 घंटे, हर बार 1.5 घंटे आदमी वही बात सुन के जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो काशीराम ने साइकिल यात्रा से लेकर सारी चीजें प्रभु जी बता रहे थे, मायावती 1978-79 में काशीराम के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही थी। रात में लालटेन में मीटिंगें करती थी। मायावती की उस जमाने की आप तस्वीरें देखिए, सारी में मायावती और रात में गांव में मीटिंगें कर रही हैं। वो वक्त दूसरा था। मुख्यमंत्री बन जाने के बाद एज फैक्टर भी होता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, थ्रेड की बातें आती हैं। और मायावती का जो तरीका है, उनको लगता है कि हमने 2007 में जो सरकार बनाई थी वो ओबीसी का एक बड़ा तबका, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा सा आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत पुराना जर्नलिस्ट भी होगा, बहुत दिमाग में जोर देगा तो उसको ये नहीं याद होगा कि कब सैनी कोई पहली बार जो है जिला पंचायत का अध्यक्ष हुआ था, विधायक जाने दीजिए। मुझे याद है कि सीताराम निषाद 1985 में बीकापुर, जो अब विधानसभा है सुहावल बन गई है, बीकापुर गोसाईगंज में चली गई, वहां से विधायक हुआ करते थे। पहली बार उप मंत्री वो बने थे, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे थे।
तो बनाए गए थे उप मंत्री, पहली बार निषाद मंत्री, और मायावती ने निषादों के कैबिनेट मंत्री और सैनी और चौहान और शायद ही कोई बिरादरी बची हो जिस बिरादरी का ओबीसी का विधायक और मंत्री न रहा हो, और उससे इनकी सरकार बन गई, छोटे छोटे करके बहुत हो गया। अब सबकी अपनी पार्टियां हो गई, निषाद की पार्टी, राजभर की पार्टी, पटेल कुर्मी की पार्टी, इस तरह से आप देखिए तो चौहान महासभा और सैनी महासभा सब बन गए। उनको वापस लाने के लिए अब पुराना पैटर्न नहीं चलेगा। आपको नई लीडरशिप निकाल के आप 27 में चाहिए चुनाव लड़ने, हो नहीं सकता। आपको अपने पुराने लीडर्स में ही दाव लगाना होगा जो दूसरी पार्टियों में सेट हो गए, चले गए। भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने वाला है, छोड़ के चला आया। समाजवादी पार्टी ने यही तो किया था। 2022 में ऐसा लगता था समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी, रोज 2 ज्वाइनिंग होती थी। आज स्वयं प्रसाद मौर्य, आज दारा सिंह चौहान, आज मंगल सिंह सैनी या धर्म सिंह सैनी, अब ये तरह से रोज, और वो खबरों में बने हुए थे। तो मैं समझता हूं कि एक तो मुलायम सिंह कहा करते थे चर्चा पर्चा और खर्चा, तो चर्चा में मायावती है नहीं, पर्चा चिपक नहीं रहा है, खर्चा किया नहीं जा रहा है। तो चर्चा पर्चा खर्चा 3 चीजें न होने की वजह से मायावती रेस से बाहर है। और मायावती के बारे में मैं आपके न्यूज रिपोर्ट पे फिर कह दूं, तमाम जगह मैंने कहा है, मायावती बहुजन समाज पार्टी को 6 पहुंचा सकती है जहां पे थी, सिर्फ 6 महीने। वो उनका वर्कर चाहता है हमारे बीच आ जाए। वो मंडल की समीक्षा के लिए भी अगर निकल जाती है और लखनऊ से गाड़ी जाके और अयोध्या तक फैजाबाद लोकसभा पहुंचती है, तो यहां से और आप फैजाबाद तक भी गाड़ियां ही गाड़ियां देखेंगे, आदमी आदमी देखेंगे। तो वो चर्चा में आने के लिए मायावती को निकलना पड़ेगा, मायावती को जाना पड़ेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं गोस्वामी जी, जो इसी लोकसभा में 24 में बसपा का टिकट चाहते थे, दिल्ली में जाके डेरा डाल के पड़े रहे, और मायावती छोड़िए कोऑर्डिनेटर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लौट क्या है, समाजवादी पार्टी से टिकट दिया, और 2 जगह है, एक श्रावस्ती, एक सीट और है, मैं नाम नहीं लूंगा, और दोनों जगह से वो सांसद हो गए समाजवादी पार्टी के टिकट पे। अंतिम समय तक उन्होंने बसपा में ट्राई किया। तो ये एक ऐसी कहानी है कि मायावती का दरवाजा जब नेताओं के लिए खुलेगा, और ये इकलौती पार्टी है, मैंने कई चैनल पर यह बात कही है कि इस पार्टी में रहने के लिए आपको जो करना पड़ता है वो हर नेता के बस की बात नहीं। जो पार्टी छोड़ छोड़ के लोग गए, जो पार्टी से अनुशासन में निकाले गए, वहां जो अनुशासन है, एक ही अनुशासन है, वो अनुशासन इतना महंगा पड़ता है कि आदमी बहुजन समाज पार्टी में रुकना नहीं चाहता, और इस बात को कोई आदमी चैनल पे कहना नहीं चाहता। मीना जी, वो बात जो आप कहना नहीं चाहते हैं तो लगभग राजनीति में करीब से देखने वाले सब लोग जानते हैं। अब सवाल ये है अजीत कुमार नाहर जी कि मायावती का ये जो राजनीतिक स्वरूप है, जिस पर अभी सैयद कासिम साहब ने कहीं एक विराम लगा दिया, कुछ उन्होंने जिसकी चर्चा की, कुछ प्रमोद गोस्वामी जी ने भी चर्चा की। सवाल ये है कि आज की राजनीति का स्वरूप जो बदल चुका है, उसमें सुप्रीमो मायावती का स्वरूप नहीं चल सकता। मायावती ये समझने की ताकत या समझने की इच्छा शक्ति रखती है अजीत नाहर जी? आपको लगता है कि वो अपने आप को अब बदल पाएंगी इस वक्त? ऑडियो ऑन करिए प्लीज आप अपना। अजीत कुमार नाहर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, क्या मायावती के लिए खुद को बदलना मुमकिन है? ऐसा कुछ भी नामुमकिन होता नहीं है, खास करके व्यक्ति के लिए, लेकिन व्यक्ति का चरित्र ही है जो आसानी से बदल भी नहीं सकता है कोई। मीना जी, मुझे जो एरोगेंसी है या जो उनमें एक ठसक की बात कह लीजिए, जो आपने कहा कि बदला नहीं जा सकता, वो उनको ना तो अपनी कोठी से बाहर आने दे रही है और ना ही आम कार्यकर्ताओं से मिलने का वो अपना एक मानसिकता तैयार कर पा रही है। ये उनकी मजबूरी है कि वो नहीं निकले, वरना ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए बात, बहुजन समाज पार्टी अकेली एक पार्टी अभी भी ऐसी है कि जिसके पास उसके अपने दलित समाज का 8-10% वोट इंटैक्ट है। दूसरा, अगर कोई जो उनकी रणनीति रही है कि दूसरे वर्ग का कोई अगर प्रभावशाली व्यक्ति आता है तो 10% इनका ऑटोमेटिकली
बगैर किसी प्रयास के शिफ्ट हो जाता है। वो ताकत अभी 10% की बची हुई है। लेकिन अगर ये बाहर नहीं निकली या सुप्रीमो का जो तमगा है उस तमगे को उन्होंने उतार के नहीं रखा, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो इनका बचा वोट बैंक है वो भी इस बार खसक जाएगा और 27 इनके लिए काफी दिक्कत पैदा कर देगा पार्टी के अस्तित्व के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रमोद गोस्वामी जी, आपका, अजीत नाहर जी और सैयद काशिम जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि मायावती के लिए राहें इस वक्त आसान नहीं है और उसका कारण भी वो खुद है। वो चाहे तो बीएसपी को वापस उस मुकाम पर ले जा सकती हैं जिस पर कभी बीएसपी हुआ करती थी, लेकिन ये चाहना उनकी किस रूप में इस वक्त जो दबाव उनके ऊपर है, जिस तरह के आरोप उन पर लगे हुए हैं, जिस तरह के केसेस उन पर बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक उनको उस वापस मेहनत से या बीएसपी के कार्यकर्ता में जान फूंकने के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट या रोड़ा बन रहे हैं। मायावती कितना इन रुकावटों से पार पा पाएंगी, कितना खुद को वापस खड़ा कर पाएंगी, ये वाकई में देखना काफी दिलचस्प होगा 2027 आते आते। लेकिन अभी उन्होंने शंखनाद एक तरह का किया है, शुरुआत एक तरह की है, चाहे वो सॉफ्ट शुरुआत ही हो, अभी सिर्फ सांकेतिक ही हो, मैसेज की राजनीति ही हो, लेकिन उनका जो वोटर जो है वो उनकी इस बात को कितना समझ पाएगा और कितना परिवार पार्टी की मीटिंग में शामिल हो पाएंगे, ये आने वाले दिनों में करीब से और देखने को मिलेगा, तो बातें और ज्यादा समझ में आएंगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।